नमस्कार छात्रों, अभिषेक मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में अवकलन कहते हैं। अवकलन जो चैप्टर है ये कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में लगभग इससे 35 से 40 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर एक बार अवकलन चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाता है तो उसके बाद ही हम समाकलन समझ सकते हैं। यानी कि बिना अवकलन पढ़े समाकलन के सवाल जो हैं हम लोग नहीं लगा सकते हैं। कक्षा 11 में अवकलन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया गया है, वही हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। जिसको समझ में आ रहा है, कक्षा 12 के जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं उनका एक बार अच्छे से रिपीट हो जाएगा, और जो कक्षा 11 के जो बच्चे जो नहीं पढ़े हैं अभी, वो अच्छे से इसको जान जाएंगे। सबसे पहले अवकलन की परिभाषा देखते हैं हम। तो यहाँ पे है किसी चर राशि कि किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव की दर को अवकलन कहते हैं। यानी कि किसी चर राशि वह राशि होती है जिसके मान में हमेशा बदलाव होता रहता है, वह राशि, और उसी में किसी अगले चर राशि के सापेक्ष जब उसके मान में कुछ परिवर्तन होता है तो किसी वो दर से परिवर्तन होता है, उसी दर की घटना को अवकलन कहते हैं तथा इस क्रिया द्वारा जो प्राप्त दर होता है उसको अवकलज कहते हैं। अगर इसी की परिभाषा हम लोग इंग्लिश में जानने के सोचें तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि रेट मतलब होता है दर, चेंज परिवर्तन की दर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे वेरिएबल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष में डिपेंडेंट वेरिएबल के मान में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन की दर होती है, वही डिफरेंशिएशन होता है, जिसे हम अवकलन कहते हैं। ठीक है, अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। यानी कि वेरिएबल मतलब होता है चर, कांस्टेंट मतलब होता है अचर। सबसे पहले मान लो कोई क्वांटिटी है तो वो दो प्रकार से हो सकती है, एक तो वेरिएबल, एक तो कांस्टेंट। फिर वेरिएबल भी दो प्रकार से होते हैं बच्चों। पहला क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में अंतर समझने के लिए एक हम समीकरण लेते हैं, रैखिक समीकरण लेते हैं। जैसे y बराबर 2x + 3 रैखिक समीकरण ये हमारा। यहाँ पे हम देखेंगे कि x का जो मान है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन x के मान पर निर्भर कौन मान करता है, y का मान करता है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं x बराबर, यहाँ पे अगर ले x बराबर कितना 1, तो हम देख रहे हैं y बराबर कितना आ रहा है हमारा, y बराबर आ रहा है 2 × 1 + 3 यानी कि बराबर 5। तो y का मान जो है वो x के मान पर निर्भर करता है। यदि हमने x बराबर 1 लिया तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ऐसे ही हमने अगर x बराबर 2 लिया तो y बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो यानी कि जो x का मान है वो जो है इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो किसी पर निर्भर नहीं करता। लेकिन जो y का मान है बच्चों वो x के मान पे डिपेंड करता है। x के मान में जैसे जैसे बदलाव करते हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि y का मान बदलता जा रहा है। तो यानी कि x के मान पर निर्भर कौन सा मान कर रहा है, y का मान। तो जो y है वो डिपेंडेंट है, जो x है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं कांस्टेंट में क्या होता है। कांस्टेंट भी दो टाइप के होते हैं। पहला आर्बिट्री कांस्टेंट, दूसरा एब्सोल्यूट कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट उन अचर राशियों को कहते हैं जिनके मान में हम बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि किसी जिसको a b c d अगर मान लिए हैं तो उसके मान में कभी कभी a के स्थान पे a रख देते हैं, a का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे एब्सोल्यूट कांस्टेंट वही कांस्टेंट जो एकदम से क्लियर हो, मतलब जिनके मान में कोई बदलाव ना कर सकते हो। जैसे अगर 1 लिखा है तो 1 के स्थान पे सिर्फ 1 ही प्रयोग कर सकते हैं। 2, ये 2 अपने आप में क्या है, पूर्ण है। 3 पूर्ण है। ऐसे ही 4 5 6 जितनी में, यानी कि जो नंबर होते हैं वो एब्सोल्यूट कांस्टेंट में आते हैं, और जो ये हमारे इंग्लिश के वर्ड होते हैं ABCD ये आर्बिट्री कांस्टेंट में आते हैं। तो बच्चों जैसे मैथ में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में एग्जांपल के थ्रू हम x y z u v w अभी यही सब लेते हैं। x y z हुआ, अगर कहीं पे इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल आता है तो x y z u v w इसकी एग्जांपल है। और आर्बिट्री कांस्टेंट में हम देखेंगे अचर राशि है। ये ध्यान देना, अचर राशि वह राशियाँ होती हैं जिनके मान में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अचर राशियों को, और यहाँ पे हमने जो ये परिभाषा पढ़ा था वहाँ पे बच्चों हम देखेंगे कि जो हमारा अवकलन होता है वो चर राशि पर निर्भर करता है, अचर राशि पे नहीं। यानी कि अगर अचर राशि कहीं भी आए तो उसका
अवकलन जब भी होगा उसके मान में परिवर्तन किसी चर राशि के सापेक्ष नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि उसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। और यदि गुणांक में आता है तो वो गुणे में बाहर आ जाएगा, यानी कि उसका अवकलन हम नहीं करेंगे। अकेले आएगा तो उसका अवकलन करेंगे, बट अगर वो अकेले आएगा तो उसका अवकलन नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो किसी चर राशि के साथ में आया है तो उसका अवकलन हम अवकलन के बाहर कर देते हैं, यानी कि अगर वो मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में और गुणे में है तो गुणे में रखते हैं। ठीक है, ये जो अवकलन चैप्टर है बच्चों, इसका जो बेसिक है यानी कि वो थोड़ा सा हमको टफ लगेगा, लेकिन जब हम इसको सूत्र में जाएंगे तो सूत्र के माध्यम से इसके जितने भी सवाल हैं वो हमें तुरंत आ जाएंगे। कोई भी बच्चा होता है अगर जिसको अवकलन आ रहा है वो आप उसको सवाल दोगे तो तुरंत लगा देगा, लेकिन उसको दिक्कत कहाँ पे आती है, जब हम उसके बेसिक की बात करते हैं, चर क्या है, अचर क्या है, वो ये समझ में कम आता है। बट हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे इसको। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जैसे कोई फंक्शन है f(x) बराबर c, यहाँ पे c को मान लेते हैं कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मतलब कोई भी राशि है। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट में, जब आगे की वीडियो में बात करेंगे हम लोग लिमिट की, जब लिमिट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे f'(x), यानी कि डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन करने पर, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f(x) + h - f(x)/h, ये जो है अवकलन का सूत्र है। मतलब कि किसी भी चीज़ का अवकलन हम लोग कैसे करते हैं, फार्मूला बनाने का सूत्र है ये। इस फार्मूले से हम लोग क्या करते हैं, अवकलन के सभी फार्मूले इसी फार्मूले से निर्माण करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे फार्मूला चूँकि ये अभी लिमिट पढ़े नहीं है तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अभी बच्चों हम एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं कि क्वांटिटी मतलब मात्रा का एक वेरिएबल होता है कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है चर और कांस्टेंट मतलब होता है बच्चों अचर। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब भी कोई भी क्वांटिटी कोई भी अवकलन करते हैं तो चर राशि का करते हैं, अचर राशि का कभी भी अवकलन नहीं करते हैं। अचर राशि का जब भी अवकलन करेंगे तो अगर वो अकेले आया, यानी कि अगर जैसे कि 4x, मान लो अगर कोई राशि है 4x, यहाँ पे 4 जो है वो क्या है, अचर है, x क्या है, चर है, तो 4x का अवकलन कर सकते हैं। चूँकि 4 को बाहर कर देंगे और x का अवकलन कर देंगे, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ 4 आया है तो इसका जब भी अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 का अवकलन किसी एक अचर राशि है, इसका जब भी अवकलन किसी चर राशि के सापेक्ष करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अवकलन का जो ये प्रथम फार्मूला है ये है फार्मूला फर्स्ट d/dx ऑफ c बराबर 0, यानी कि जब भी किसी कांस्टेंट का, किसी अचर राशि का हम x के सापेक्ष, मैंने बताया था यहाँ पे कि किसी चर राशि की किसी अन्य चर राशि के संबंध में तात्कालिक बदलाव, तो यानी कि बच्चों ये क्या है, ये एक चर राशि है, x एक चर राशि है और c जो कि कांस्टेंट है ये अचर है। तो चर राशि के संबंध में अचर राशि में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, चर राशि के सापेक्ष अचर राशि के मन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब भी हम किसी चर राशि के सापेक्ष अचर राशि का अवकलन करेंगे तो हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे y बराबर 4 है, यहाँ पे y जो होता है हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बच्चों जैसे यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो वेरिएबल था इस दोनों के एग्जाम्पल में लगभग x, y, z, u, v, w इत्यादि आते हैं। यहाँ पे बच्चों हम लोग y बराबर 4 का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। चूँकि y जो है वो 4 है, यानी कि वो एक अचर राशि है, तो dy/dx जब करेंगे तो 4 का x के सापेक्ष कोई अवकलन नहीं होगा, यानी कि वो कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। जैसे कि फिर यहाँ पे देखते हैं हम लोग y बराबर a है, तो dy/dx यानी कि इस y का जब x के सापेक्ष करेंगे तो यही तो उसका अवकलन है, यानी कि a का हमें एक अवकलन याद करना है, किसके सापेक्ष बच्चों, x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन याद करना है। इसको पढ़ने का तरीका जो होता है वो dy/dx बराबर d/dx ऑफ a, इसको पढ़ते हैं कैसे बच्चों, d/dx, यानी कि d/dx x का x के सापेक्ष a का अवकलन। तो x के सापेक्ष x एक चर राशि है, a एक अचर राशि है, यानी कि इसके सापेक्ष जो इसका अवकलन होगा वो 0 होगा। ठीक, अब हम देखते हैं फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 क्या है, x की पावर हो, वो x की क्या हो, x की पावर n हो, यानी कि कोई फंक्शन है, कोई फलन है जिसमें x है, उसी का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे। तो कैसे आएगा, उस तरीके से यहाँ पे n और
n मतलब जो इसकी घात होगी वो इसके गुणे में आ जाएगी, और x लिखा होगा, फिर x की जो घात होगी वो उस घात n में से कम हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं y बराबर एग्जाम्पल में, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो बच्चों अवकलन होता है, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आपको न्यूमेरिकल्स लगाने में या सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका जो बेसिक होता है, यानी कि जैसे इसका सूत्र कैसे निर्माण हुआ, इसका सूत्र कैसे आया, या अवकलन है क्या, ये सब चीज़ें कठिन होती हैं। लेकिन इसके जो सवाल लगाने के तरीके होते हैं वो हम लोग सूत्र याद कर लें, उसके बाद सवाल बिल्कुल आसानी से आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए y बराबर क्या लिखा है, x की पावर 9। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन इसको शॉर्ट में लिखा गया है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यानी कि जब x के सापेक्ष करेंगे तो y क्या हो जाएगा, dy/dx, और इक्वल टू फिर dx ऑफ किसका, x की पावर 9 का। तो मैंने बताया था ये वाला सूत्र यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि यहाँ पे x की पावर कितनी थी, n थी, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 9 है। तो x की पावर जब n थी तो n x की पावर n माइनस 1 हो गया है। अभी क्या है, x की पावर 9 है, तो 9 जो है वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा और घात में एक कम हो जाएगा। जैसे कि सूत्र में था कि जो ये घात है वो गुणे में आएगी और घात में एक कम हो जाएगी। वही सेम चीज़ यहाँ पे 9 में 9 घात थी वो गुणे में आ गई और उसकी घात में एक कम हो गया, यानी कि dy/dx, यानी कि x की पावर 9 का x के सापेक्ष जब हमने अवकलन किया तो 9x की पावर 8 आया। ठीक है बच्चों। ऐसे ही कोई एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं y बराबर 4x³ लिखा है बच्चों। तो इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष दिया जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष dy/dx, चूँकि ये y भी क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि ये चर राशि है, ये भी चर राशि है, तो dy/dx हो जाएगा बराबर। अब 4 यहाँ पे देखो, ये 4 जो है ये x के गुणे में है, 4 एक कांस्टेंट है, 4 एक अचर राशि है और x एक चर राशि है, तो ये गुणे में है, इसलिए इसका अवकलन नहीं करेंगे हम लोग। जैसे कि इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको पहले लिखने का तरीका एक लाइन में तो ऐसे लिख सकते हैं, 4x³ का हम लोग क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरी लाइन लिखेंगे बच्चों तो यहाँ पे 4 बाहर कर लेंगे, क्योंकि 4 इसके गुणे में है तो इसका अवकलन नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था अचर राशि का, यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं उसका अवकलन हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। अगर वो गुणे में है तो उसको मल्टीप्लाई में बाहर रख लेते हैं, अगर वो मान लो बटे में है तो भी उसको बाहर कर लेते हैं अवकलन की। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x³, यानी कि अब देखो 4 हम लोग क्या कर लिए, बाहर कर लिए हैं। अब x³ का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जैसे यहाँ पे x⁴ का किए थे x के सापेक्ष, ऐसे ही किसका करेंगे, तो ये 4 गुणे में रहेगा ही, तो 4 गुणे x³ का, यानी कि 3 गुणे में आएगा बच्चों, और घात में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, तो 4 3 12 x²। तो dy/dx हमारा जो आया वो आया 12x²। तो 4x³ का जब हमने अवकलन याद किया तो dy/dx बराबर 12x² आया। अब ये तीसरा फार्मूला है d/dx ऑफ e⁴x का e⁴x ही होता है। ये समझ लो कि जब हम e⁴x का अवकलन याद करेंगे तो वो e⁴x से ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, y बराबर 2x + 7 e⁴x। तो dy/dx जब हम लोगों ने इसका x के सापेक्ष अवकलन याद किया तो 2, मैंने बताया था 2 क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका तो अवकलन होगा नहीं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए मल्टीप्लाई में ही बाहर आ जाएगा इस अवकलन की। तो d/dx ऑफ x, तो x का जब x के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ मान लेते हैं बच्चों कि x की पावर कितनी है, 1 है। x की पावर कितनी है, 1 है। जैसे कि साइड में इसको देखते हैं,
यहाँ पे लिख देते हैं एक्स की पावर कितनी है, 1 है। एक्स की पावर 1 को हम लोग एक्स लिख सकते हैं। जब इसका बच्चों एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करेंगे तो 1 तो गुणे में आ जाएगा। मैंने बताया था कि जो घात होती है वो गुणे में आती है और घात में 1 कम हो जाता है, तो 1 गुणे एक्स की पावर 0, और जब किसी की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1, यानी कि 1 गुणे बराबर 1। तो यहाँ पे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लिखा है, प्लस 7 यहाँ पे था। 7 भी क्या है, एक अचर राशि है, तो इसको भी बाहर कर लिए हैं। अब डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो 2 का यहाँ पे 2 बचा, चूँकि डी एक्स का तो एक्स के सापेक्ष 1 ही होगा, और 7 चूँकि मल्टीप्लाई में था तो बाहर आ गया। और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का सूत्र में ई की पावर एक्स का जब भी अवकलन करते हैं तो ई की पावर एक्स ही आता है, तो ये हो गया 2 + 7 ई की पावर एक्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे y बराबर ई की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर 1/2 बच्चों। तो जब x के सापेक्ष क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, तो हमने भी सीखा था सूत्र में कि एक्स ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। एक्स की पावर कुछ भी हो उसका अवकलन याद करने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था, सबसे ये जो दूसरे नंबर का सूत्र, एक्स की पावर कुछ भी हो वो गुणे में आएगी और उसकी पावर में से 1 घट जाएगा, यानी कि यहाँ पे पावर में क्या है 1/2 है बच्चों, तो 1/2 गुणे में आएगा और एक्स और 1/2 में से 1 कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स ही हुआ, और प्लस 1/2 का 1/2 है बच्चों। जब एक्स में 1/2 में से -1 घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो यानी कि जो इसका आंसर हुआ डी वाई बटे डी एक्स बराबर हुआ ई की पावर एक्स प्लस 1/2 एक्स की पावर -1/2। -1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स 1/x की पावर 1/2, यानी कि हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स। तो ये हमारा क्या हुआ, ये आंसर हुआ। तो बच्चों हम लोग फार्मूला नंबर 4 देखते हैं। इसके पहले जो वहाँ पे था वो था ई की पावर एक्स प्लस 1/2 एक्स की पावर -1/2। तो इस बच्चों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स प्लस 1/2 1/x की पावर 1/2, यानी कि उसको जब एक के बटे में लिख देंगे तो जो माइनस यहाँ पे था वो प्लस में बदल जाएगा। तो किसी की पावर 1/2 हो उसके मान को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 किसी की पावर 1/2 लगी है तो यानी कि उसको हम रूट में लिख सकते हैं, तो ई की पावर एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स, यही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यहाँ पे फार्मूला नंबर 4 देखेंगे बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स बराबर ए की पावर एक्स लॉग ई ए, इसका ये अवकलन होता है। ए की पावर एक्स का जब भी हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए एट द बेस ई। इसको पढ़ने का तरीका ये होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए एट द बेस ई। ठीक है, ये सूत्र है एग्जाम्पल में, वाई की पावर ई की पावर एक्स धन ए की पावर एक्स प्लस 1 एक्स के सापेक्ष यहाँ पे बच्चों हम लोग अवकलन कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाए वही जाएगा। इसका डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ 1, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स के सापेक्ष अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है। ए की पावर एक्स का भी हम लोगों ने सूत्र में देखा था कि ए की पावर एक्स लॉग ए एट द बेस ई, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ए एक चूँकि एक अकेला है और कांस्टेंट है, तो जब भी कोई अकेली राशि जो कि अचर राशि होती है उसका अगर चर राशि के साथ सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमेशा 0 ही होता है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस ए की घात एक्स लॉग ए एट द बेस ई। उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए, चूँकि अवकलन एक ऐसा विषय है जो आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आएगा आपको और उतनी अच्छे से आएगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिएगा, आपको समझ में ज़रूर आएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।